यस सर। हाँ पूछिए। सर ये डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी कहाँ पे मतलब कॉस्ट शीट में मेंशन फैक्ट्री करनी है? फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड्स। उसमें लेस मतलब सब्ट्रैक्ट। नहीं सबसे क्यों करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, खर्चा एक पर एक फैक्ट्री ओके ओवरहेड्स का सर। पार्ट है। हाँ जी। कॉस्ट शीट कॉस्ट का पार्ट बन गया ना एक तरह से। जो मशीन आपकी ओके चल रही सर। है उसमें जो भी डेप्रिसिएशन हो रहा है वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन गया ना। और सर एक चीज और, एक क्वेश्चन सर प्रॉब्लम आ रही है, वो आप करवा दीजिए क्लास में। कौन सा क्वेश्चन बताइए। एक मिनट रुकिए सर। क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा बस। सर ये 18 नंबर, पेज नंबर 5.30 का 18 क्वेश्चन। एक मिनट, पेज नंबर कौन सा बेटा? 5.5 30। 5.30 4 4 5 5 5.30। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18। यस सर। अच्छा, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सब कैलकुलेट करना है इसमें, है ना? हाँ जी सर। चलिए अभी करते हैं इसको। इसमें एक्सेल शीट का कॉस्ट शीट। हाँ जी, तो इसमें पहले बनेगा कॉस्ट शीट 31 मार्च 2012, ठीक है? तो कर देते हैं। मार्च इसमें प्रोडक्शन नहीं दिया हो ना, यूनिट्स? नो सर। ठीक है, यूनिट्स को हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है? चलिए इसी शीट को खोल लेते हैं। ये सब पहले मैं डिलीट कर दूं चीजें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल। कुछ गिवन है? हाँ, स्टॉक ऑफ यस मटेरियल। सर, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास। तो ये हमने यहाँ पर किया हुआ था, इसी को कर लेते सॉल्व। ये यहाँ पे हमने किया था ना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है जी आपका 47,000। 47,000। मटेरियल परचेज है कुछ, यस, 2,08,000, ठीक है? और स्टॉक ऑफ मटेरियल 31 मार्च 45,000, यानी क्लोजिंग स्टॉक है क्लोजिंग 45,000। स्टॉक। यस सर। कोई कैरेज इनवर्ड है क्या? या यस सर। परचेज रिटर्न? हाँ, कहाँ पे कैरेज इनवर्ड है? कैरेज इनवर्ड इज, एक मिनट, यहाँ 8,200 ही है। यस सर। एक दो तीन, एक दो तीन, हाँ, 8,200। उसको ऐड कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस और माइनस ये वैल्यू। 2,18,200 ये आ रहा है मटेरियल कंज्यूम्ड सभी का जी। दो यस लाख सर। 18,200 जी। उसके बाद डायरेक्ट लेबर है
कुछ डोनेशन, कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड, ड्राइंग ऑफिस सैलरी, हाउस सैलरी, रैंड डेब्ट्स, सर ये प्रोडक्शन। प्रोडक्शन वेजेस किस में आएंगे? कहाँ पे है? सर ये इसी क्वेश्चन में नीचे ट्रैवलिंग सैलरीज एंड कमीशन के नीचे प्रोडक्शन वेजेस। ये डायरेक्ट वेजेस ही होंगे ये डायरेक्ट वेजेस माने जाएंगे, प्रोडक्शन रिलेटेड है ना, बिल्कुल। ओके सर। ये ले लेते हैं उसका डायरेक्ट लेबर ऑब्लिक, जो वर्ड दिया वो भी लिख ही लेते ना, ऑब्लिक प्रोडक्शन वेजेस। एक नाम बदल के दिया हुआ उसमें, ठीक है ना, प्रोडक्शन वेजेस। ये है आपका 1,45,000। हाँ जी सर। और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कुछ और ऐसे ही कहीं और मिले हों, नहीं दिख रहे हैं। तो इन दोनों तीनों को ले लेते हैं हम। प्राइम कॉस्ट हो जाएगा इज इक्वल्स टू दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट। सर 3,63,200। नहीं, ये उसमें क्यों नहीं आया, वैल्यू क्यों ले रहा सर है ये, आपने इज क्या इक्वल टू नहीं लगाया होगा। लगाया है मैंने? सर एक बार और कर लीजिए। यहाँ लगा के रखता हूँ इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। अच्छा, एक कोमा लग गया इस वजह से शायद ये दिक्कत कर रहा है, मेरे को लग रहा है ये। 2,18,000, 200। सर टू1,45,000। लैख 18,200। अच्छा, तो इसको ठीक करता हूँ अभी। 2,80,200। 200। हाँ, अब आ गया। एक्चुअली वो कॉमा की वजह से नहीं ले रहा था, इसका मतलब है यस सर, क्योंकि 3 के बाद ही कॉमा लगाते हैं ना ये लोग। इनके में। हाँ, ठीक ठीक ठीक। वो इनका वो उसमें चलता है ना। समझ गया मैं, ठीक है। तो 3,63,200 हमारा हो गया प्राइम प्राइम कॉस्ट। कॉस्ट। ठीक है। चलिए जी, अब आते हैं हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ले लेते हैं कुछ। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या चीजें आएंगी, देखिए। ये हो रेंट, गया। रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस जो कि फैक्ट्री के दे रखे हैं। वहाँ पे दिया है नंबर, हाँ ये रहा। पहले एक मिनट देख लीजिए। डोनेशन टू रिलीफ फंड, सेल्स, बैड डेब्ट, रिटर्न ऑफ, रिपेयर रिपेयर ऑफ प्लांट मशीनरी एंड टूल्स, ये ले लीजिए। सर तो रिपेयर ऑफ प्लांट मशीनरी टूल्स, ठीक है। 8,600 repairs of plant machinery and tools। ठीक है। यस सर। इसकी वैल्यू है आपकी 8,600, 8,600। इसका दूसरा है जी आपका रेंट, रेट्स, टैक्सेस ऑफ इंश्योरेंस, 3,000। रेंट एंड रेंट आगे क्या है, कॉमा, रेट्स, कॉमा, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। नेक्स्ट सर डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ऑन मशीनरी प्लांट एंड टूल्स 9,100। मैं इसको रेड को बाद में ठीक कर दूंगा ना। यस डेप्रिसिएशन सर। रिटर्न ऑफ ऑन मशीनरी प्लांट टूल्स, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ऑन मशीनरी प्लांट्स एंड टूल्स 9,100। देखिए, डेप्रिसिएशन चार्ज एक वर्ड होता है, एक डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ होता है। यस सर। चलिए, डेप्रिसिएशन चार्ज ही मान लेते हैं इसको, ही हो गया आपका। डेप्रिसिएशन लिख दो सीधा, चलेगा? हाँ जी सर, सर शॉर्ट में लिख दीजिए। हाँ,
ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया जी आपका 9100। उसके बाद आता है जी आपका फर्नीचर, तो ऑफिस में होगा, डायरेक्टर फीस में आ जाएगा। गैस एंड वाटर चार्जेस फैक्ट्री के, गैस एंड वाटर चार्जेस, गैस एंड 1000 रुपीज। वाटर चार्जेस 1000। सर ये जनरल चार्जेस किस में आएगा? जनरल चार्जेस, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा है भाई, ये किस में है? ये एक काम करते हैं, इसको हम वहां ले लेंगे, फिलहाल ऑफिस में ले लेंगे, देखते ओके हैं। सर। और सर ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये भी ट्रैवलिंग ऑफिस को में? उसमें जाएंगे, नहीं नहीं, ट्रैवलिंग हम आ जाएंगे आपके ऑफिस में, ठीक है ठीक है। ट्रैवलिंग ऑफिस में। अब एक नीचे और भी है, देखिए, आउट ऑफ 48 आवर्स इन ए वीक, आउट ऑफ 48 आवर्स इन ए वीक, द टाइम डिवोटेड बाय मैनेजर टू ए फैक्ट्री एंड ऑफिस वाज ऑन एवरेज ऑफ 30 आवर्स एंड 18 आवर रिस्पेक्टिवली। देखिए, एक मैनेजर हमने अपॉइंट किया हुआ है जो कुछ टाइम अपना वहां पे देता है ऑफिस में, फैक्ट्री में कुछ और टाइम कुछ टाइम फैक्ट्री में। ऑफिस। तो वो फैक्ट्री में जो अपना टाइम है 30 आवर्स दे रहा है, ठीक है, 30 आवर्स फैक्ट्री में देता है, और 18 आवर्स पूरे साल में वो ऑफिस में देता है। ऑफिस में सब तो पूरे इसकी वीक में। पूरे वीक में, सॉरी, है हाँ, वीक में। तो 30 आवर्स इन ए वीक है, तो इसका कुछ सैलरी है, इसकी मैनेजर की सैलरी या कुछ इसका पेमेंट है इसका? यस सर, मैंने जो सैलरी दे रखी है 18,000। तो 18 हजार इसकी टोटल है, तो इसका 18 को हम बाइफरकेट करेंगे दो पार्ट में, ठीक है। तो कैसे कर ओके सकते हैं सर। हम ऐसे कर सकते हैं, 18 हजार जो है उसकी सैलरी, उसको डिवाइड बाय 48 कर देते हैं। नहीं, ये तो उसकी मंथली सैलरी होगी ना, एक मिनट, के हिसाब से फॉर द ईयर एंडेड, तो पूरे साल की है जी 18 हजार रुपये सैलरी उसकी। तो बेसिकली 18 हजार को पहले डिवाइड करेंगे हम 12 से, तो एक महीने की सैलरी आ जाएगी उसकी 1500। 1500, ठीक है। अब इस 1500 को अगर हम देखें, इसका रूल ये है कि इसमें वो इसको अब हम कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 1500 डिवाइड बाय 48, ठीक है, इनटू, विद इन ब्रैकेट लेना पड़ेगा ना, इनटू 30 आवर्स। 937.5 आ रहा है सर मेरा। हाँ, ये आना चाहिए, ओके नौ सौ सर। सैंतीस रुपये इसको लगभग 938 रुपये कर लेते हैं, हैं? यस सर। सर ये बट थोड़ा ये कंफ्यूजन है। हमने ऐसे क्यों किया ये बता दीजिए। ये इसलिए क्या कि जो 1500 रुपये हम उसको दे रहे हैं, 48 घंटे के दे रहे हैं, 48 आवर्स के, ठीक है, एक वीक के। लेकिन इसको, अच्छा नहीं नहीं, इसको तो वीक में डिवाइड करना पड़ेगा पहले, रुक जाओ रुक जाओ। 1500 का 1500 की, मुझे लग रहा है इसकी सैलरी मंथली होगी, ये सारे सर कोई खर्चे। डिटेल तो मेंशन नहीं की है। नहीं, बताओ मैं क्यों बोल रहा हूँ, मटेरियल परचेज भी सब, ये सब मुझे सारा साल का लग रहा है खर्चा, ये तो ना। तो मैनेजर सैलरी यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये मंथली सैलरी है, वीकली है, या ईयरली है? फिलहाल इसको हम अगर मान लेते हैं कि ये आ, एक मिनट, इसको ऐसे करते हैं फिर हम ना, 18 हजार को ना हम डिवाइड करते हैं 52 वीक से, ऐसे करते हैं। पहले ये निकालिए 52 वीक से कितना आएगा। 346.15 मतलब 346 अप्रोक्स। हाँ, 346 आ गया, एक वीक की सैलरी ना। फिर हम इसको करते हैं, इज इक्वल टू 346 डिवाइडेड बाय, अच्छा रेशियो इसका निकाले तो क्या आ रहा है रेशियो में, 48 का, सर हाँ, 48 आवर्स मतलब वो पूरे वीक में 7 डेज में से 2 डेज वर्क कर रहा है। हम्म, तो 2:7 हो गया रेशियो। डिवाइड बाय 48 और इनटू 30। अब ठीक है, 216 रुपये हम उसके वहां डाल देते हैं फिलहाल।
ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो वहां चला जाएगा उस दूसरे वाले में। इसको हमने लिख दिया मैनेजर सैलरी। 130 रिमेनिंग है। ठीक है, रिमेनिंग 130 वहां चला जाएगा। अच्छा, और कुछ है? जनरल चार्जेस, जनरल चार्जेस को अभी जनरल हम चार्जेस में ऑफिस में कंसिडर ऑफिस में कर कंसीडर लेंगे। करेंगे, तो फिलहाल अभी इसको देख लेते हैं, ये इससे हमारी फिगर मैच कर रही है नहीं कर रही है। इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। 2 लाख, हाँ। अच्छा, वो तो रह गया इसमें यहाँ, प्लस दिस अमाउंट 3,85,116। सर गलत आ रही है। और हमारी कितनी आ रही है? 4,05,750। कितने का यस फर्क सर। आ रहा है? तो बहुत फर्क आ रहा है। कितने डिफरेंस आ गया इसमें? एक मिनट कैलकुलेटर देखता हूँ मैं। ये हो गया हमारा 405,750 माइनस 3,85,116, लगभग बीस सर हजार रुपये 20,000, हाँ 20,634। का। इसमें मुझे जो लगता है ना, ये 18,000 इसकी मंथली सैलरी होगी। एक बार इसको करके देखें, अगर मान लेते हैं मंथली सैलरी उसकी 18,000 है, मंथली या वीकली। अगर हम इसको ऐसे करें 18,000 डिवाइड बाय 48 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो क्या फिगर आएगी? 11,250। एक बार इसको लेते हैं 11,250। ठीक है, तो हो गया 396,150। अब फर्क है सर पांच अभी हजार भी डिफरेंस है। 5,000 जनरल चार्जेस भी ले लेते हैं, मान लो। अगर 5,000 जनरल चार्जेस यहाँ लेते तो कुछ तो गलतियां भी हम कर रहे हैं। वाटर चार्जेस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, डायरेक्टर फीस उसमें जाएगा, प्रोडक्शन वेजेस हमने ले लिया है, ट्रैवलिंग सैलरी कमीशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये भी नहीं जाएंगे, रेंट रेंट सर की अभी भी 4,403 का डिफरेंस है अगर हम जनरल चार्जेस कंसीडर कर रहे हैं। करने के बाद भी 4,000 का फर्क यस है। सर। 4,403। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। ऐसी कौन सी फिगर छूट गई हमसे? ड्राइंग्स, ऑफिस सैलरी, ये तो ऑफिस में जाएगा, मटेरियल परचेज भी है। हम्म, चलिए इसको मैं देखता हूँ, इसको मैं सॉल्व करके फिर आपको भेजूंगा इसका सॉल्यूशन बना के ना। कुछ है इसमें ओके सर। दिक्कत। सर और ये डोनेशन टू रिलीफ फंड ये कहाँ पे कंसीडर करेंगे? ऑफिस ऑफिस। ऑफिस। और सर ये बेड डेट्स रिटर्न ऑफ? बेसिकली बैड डेब्ट्स जो है ना, ये जाएगा वहाँ अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ये ओके हमने सर। बाहर पे सामान बेचा होगा ना वैसे तो ये, लेकिन बैड डेब्ट्स को क्या हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ध्यान करना। ठीक है, मतलब उसे हम कॉस्ट शीट में कंसीडर नहीं करते हैं। नहीं करते समटाइम्स। अच्छा तो सर ये तो नोट डाल देंगे ना रिलीफ अगर फंड हम वाला भी है, कंसीडर ये नहीं भी नहीं करते आएगा, हैं। रिलीफ फंड वाला भी नहीं आएगा, डोनेशन टू ओके रिलीफ फंड सर। ये भी नहीं आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो अब जो इतना फर्क आ रहा है, वो आ रहा है मतलब हमने 18 इस सैलरी को हमने ये सर वीकली इसमें सैलरी। डायरेक्टर फीस भी दे रखी है। डायरेक्टर फीस तो बेटा वहाँ जाएगी ऑफिस में, क्योंकि ऑफिस में हाँ। ऑफिस में जाएगी डायरेक्टर। कभी वो ऑफिस, वो डायरेक्टर कभी वहाँ नहीं होता ना फैक्ट्री में। ओके सर। हम्म, चलो मैं इसको देखूंगा, इसको करके फिर मैं बताऊंगा इसको कैसे करना है। ओके सर। ये तो तय है कि ये मैनेजर सैलरी जो है ये 18,000 रुपये जो ये वीकली है, तभी हम उसके आसपास कुछ पहुंच रहे हैं ना। और एक जनरल चार्जेस भी ले लेते हैं, चलो। सर इसमें एक नोट भी दे रखा है, मतलब एक हिंट टाइप दे रखा है क्वेश्चन के नीचे। क्या?
Sir, हाँ, drawing office salaries are included in factory overhead and counting house salaries are included in selling and distribution overhead. Or donation of relief fund is not included, लिख but दो। the bed अच्छा, debts have been included. अच्छा, एक मिनट, डोनेशन ऑफ रिलीफ फंड इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, इन कॉस्ट बट डेब्टर्स हैव बीन इंक्लूडेड। अच्छा, ड्राइंग ऑफिस सैलरी आर इंक्लूडेड इन फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्यों, व्हाई है? Sir, पता नहीं. एंड काउंटिंग हाउस सैलरीज, एंड काउंटिंग हाउस सैलरीज आर इंक्लूडेड इन से, ये तो गलत है जब उसको आगे ऑफिस लिखा है। चलो, इसकी तो इसने फिर हिंट दे रखा है, इसका मतलब ना कि भाई जो आपकी ऑफिस सैलरी है, ड्राइंग ऑफिस सैलरी, कहाँ है ऑफिस ड्राइंग ऑफिस सैलरी, ये Sir, 9,000, 9,600 की है. ये इसने इसमें लिया है फैक्ट्री में, है ना? सर, सर ड्राइंग मतलब तो निकालना होता है ना, तो उसने निकाल के शायद फैक्ट्री में यूज किया है, इसलिए उसने फैक्ट्री में कंसिडर किया है. मुझे ऐसा लगता है ड्राइंग सर. ऑफिस सैलरी आर इंक्लूडेड इन फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड काउंटिंग हाउस सैलरी आर, अच्छा, अच्छा भाई, इससे तो अलग इसका इसका तो ट्रीटमेंट थोड़ा अलग तरीके क्या हो इस क्वेश्चन का ना। हम्म, अब इसमें 9,600 का 9,600 थोड़ी करेंगे इंक्लूड हम। सर चलो, इसमें फिर मैनेजर सैलरी में डाउट है. एक मिनट, अगर 9,600 अगर हम लेते हैं पूरा का पूरा, इसमें क्या कुछ फर्क आएगा क्या? तब भी नहीं फर्क आ रहा। सर आप इसका सॉल्यूशन भेज दीजिएगा. मैं इसका ऐसे तो सॉल्यूशन बना के तुम्हें कोई देखूँ, पूछूंगा इसका। ये ठीक मैंने है. हिंट तो पीछे देखा ही नहीं था इसके, अच्छा हुआ तुमने, अच्छा पीछे बता हिंट दी, गिवन है इसमें। अच्छा, इसको हम ऑफिस में ही ले रहे थे, या फैक्ट्री में आएगा इसका मतलब। चलिए, इसके अलावा और कुछ है अभी? इसका सॉल्यूशन बना के भेज दूंगा, आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ओके सर. तो अगर कॉस्ट शीट क्लियर है तो मैं थोड़ा सा आएगा डिस्कस करूँ या रहने दो अभी? सर कर दीजिए. और बाकी बच्चे आप सब लोग भी कर रहे हैं ना इसकी प्रैक्टिस? हम्म। तो चलिए, आज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था ओवरहेड्स के बारे में। अच्छा, लेबर में नहीं करा रहा हूँ आपको, लेबर का सिर्फ थ्योरी थ्योरी आता है, उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। तो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे जब टाइम बचेगा, टाइम बहुत बचेगा, कोई टेंशन नहीं है। आज हम थोड़ा सा ओवरहेड्स को पढ़ लेते हैं, तो इसके ओके इसमें सर. करने लायक हो जाएंगे, मुझे पता है। तो ओवरहेड्स होता क्या है, आई थिंक वैसे ही हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो overheads are the indirect cost that are incurred during the course of manufacturing an item, handling a service, or running a department, but cannot be debited directly or wholly to an item, service, or departments. ठीक है? तो suppose an organization produces 3 product A, B, C, मान लीजिए, material, labor, and other direct expenses which an organization used for each product individually are the direct cost. लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हमें नहीं पता। बिसाइड दिस देर आर अदर एक्सपेंसेस लाइक रेंट है, हेल्पर है, हेल्पर की वेजिस है, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ है, रेंट ऑफ शोरूम्स है, सैलरीज ऑफ सेल्समैन है, एटसेट्रा, विच आर इंकर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल बट कैन नॉट बी चार्ज सेपरेटली फॉर ईच प्रोडक्ट आर ओवरहेड्स। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई ना? देखो, हालांकि हम इसको कर चुके हैं, अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसमें हमको पता यस लग रहा सर. है ना, क्योंकि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये आपके सामने है, ये हमने हालांकि फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो तीनों को हम लोग वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरहेड। ओवरहेड. ये फिगर आप देख पा रहे होंगे सभी लोग ना? यस सर. Thus, the overhead is the sum total of indirect material, indirect labor, indirect expenses, चाहे वो रेंट हो, रेट्स हो, जैसे अभी कौन सी सैलरी थी, मैनेजर सैलरी आई, प्रोडक्शन वेजिस आ गया, ठीक है,
प्रोडक्शन वेज तो डायरेक्ट वेज था, सॉरी। वो जो था अपना जैसे भी गैस एंड वाटर चार्जेस आए हमारे पिछले क्वेश्चंस में ही, रेंट, रेट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस आया, ये सब चीजें। ठीक है, तो इसको हम कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम फंक्शन वाइज करें तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसके आप क्वेश्चंस कर रहे हैं। हालांकि इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, कि फिर भी मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। फंक्शन वाइज अगर हम देखें तो एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, या जिसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहते हैं। बताने की जरूरत नहीं, फिर भी पढ़ लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर द एक्सपेंसेस दैट आर कॉमन टू ऑल द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड विद इन द फैक्ट्री। इट इज दैट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट विच इज इनविजिबल। फॉर एग्जाम्पल एडेसिव इन फर्नीचर, ग्लू इन द बुक बाइंडिंग एटसेट्रा। ये हम पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हालांकि। Yes, sir. दूसरे होते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर द एक्सपेंसेस दैट आर incurred for carrying on the general office activities of the enterprises, which includes policy formulation, controlling and maintenance of accounts. So example of office administration can be printing charges, postage and stationery used in administration departments, directors fees, insurance of office building, office staff salary, etc. इसके बाद होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। These are those overheads or those expenses which a company incur on marketing activities in order to stimulate the demand for goods or services and to secure the orders, like sales manager salary, sales director salary, printing and stationery cost used in sales department। ठीक है, ये उसमें आ जाता है सेल्स सेलिंग वाले में। इससे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर दोज कॉस्ट विच आर इंकर्ड टू मूव ए प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू मैन्युफैक्चरर। तो इसमें कैरेज आउटवर्ड, डिलीवरी एक्सपेंसेस, गोडाउन चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस, इंश्योरेंस ऑफ डिलीवरी वैन्स एटसेट्रा, ये सब आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के चार्जेस है। ये आप अच्छे से तीनों को जानते थे क्योंकि इसको आपने इसके न्यूमेरिकल भी किए। अब दूसरे आते हैं जो अब तक आपने नहीं डिस्कस किए। ये पहले 3 क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब उसके आते हैं हम इसके वेरिएबल के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द वेरिएबिलिटी। तो इसमें होते हैं फिक्स ओवरहेड्स। फिक्स ओवरहेड्स क्या होता है? इफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बट एक्सपेंसेस डू नॉट चेंज विद ए गिवन रेंज, सच एक्सपेंसेस आर नोन एज फिक्स ओवरहेड। हालांकि आपने इकोनॉमिक्स में फिक्स कॉस्ट जो वर्ड पढ़ा होगा लगभग वही है ये। ठीक है, जो ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे एक्सपेंसेस जिनका प्रोडक्शन से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा या जीरो रहेगा, ये होने ही होने हैं। फॉर एग्जांपल मैनेजर सैलरी, बिल्डिंग रेंट, लीगल एक्सपेंसेस एटसेट्रा। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस as the volume of production changes, so it decreases, that is it decreases when the production increases and vice versa। ठीक है, एक मिनट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो आपने ग्राफ भी देखा होगा ऐसे करके ना, एक रेक्टेंगल हाइपरबोला डायग्राम आप बनाते थे फिक्स कॉस्ट का, उसमें जब वो एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालते थे इस तरीके से, एवरेज फिक्स कॉस्ट बात कर रहा हूँ, पर यूनिट जब निकालते थे। इकोनॉमिक्स पे किया होगा आप लोगों ने ना। तो आई थिंक फिक्स वेरिएबल्स, आपको जो फिक्स ओवरहेड्स है वो क्लियर है? Yes, sir. तो मुझे लगता है जो अभी हमारे ये थे ना बेटा मैनेजर सैलरी, हाँ जी सर। इसको हम अगर मतलब हम उसको फुल कंसिडर करें। नहीं नहीं कर सकते ना, क्योंकि तो हमें उसमें भी दिखाना पड़ेगा ना, फैक्ट्री में भी ऑफिस में भी दिखाना, दोनों दिखाना पड़ेगा, दिखाना दोनों ही पड़ेगा। फिक्स है लेकिन कर सकते हैं, देखते हैं अभी इसमें माइक्रो करके देखूंगा इसका आज क्या दिक्कत है। खैर, तो ओके सर। बेसिकली फिक्स वो होते हैं। मैनेजर की सैलरी का मतलब है कि अब प्रोडक्शन आपका कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको उसको उतने पैसे पेमेंट कर, उसको 18,000 रुपये पेमेंट करनी है तो करनी ही है। ठीक है ना। अब वो बात सही है कि जब हम उसका एलोकेशन करने आ रहे हैं तो हम ये देख रहे हो कितना कितना टाइम टाइम कहाँ डिवोट करा, तो उस केस में तो हम करेंगे इसको डिवोशन तो करेंगे इस काम, क्योंकि इस चैप्टर में यही पढ़ना है, एलोकेशन एंड
एलोकेशन तो बेसिकली आप पढ़ ही लिया कि फैक्ट्री में हो तो फैक्ट्री में चला गया, ऑफिस में हो तो ऑफिस में चला गया। जैसे अभी मैनेजर की सैलरी कम करने की कोशिश कर रहे थे कि जितना टाइम वो ऑफिस में लगा रहा है उतना ऑफिस में ट्रांसफर कर देंगे, जितना फैक्ट्री में लगा उतना फैक्ट्री में ट्रांसफर कर देंगे। दूसरे होते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल वो होते हैं जो क्लियरली प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज द एक्सपेंसेस फ्लक्चुएशन इन द टोटल अमाउंट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आर नोन एज वेरिएबल ओवरहेड्स, जिनका सीधा सीधा रिलेशन प्रोडक्शन लेवल से है। लाइक स्टोर्स, सेल्समैन कमीशन। देखिए सेल्समैन सैलरी नहीं है, सेल्समैन कमीशन है, यानी कि वो जितना सेल ज्यादा करेगा तभी आपको कमीशन देना, नहीं करेगा तो कमीशन नहीं देना है। ठीक है, 0 सेल करेगा 0 कमीशन, 100 सेल करेगा 100 Okay, का sir. कमीशन, 200 करे 200 कमीशन। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एटसेट्रा। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स स्टैटिक एज द लेवल ऑफ एक्टिविटी फ्लक्चुएटेड। तो वो जिस तरीके से उसका फ्लक्चुएशन है उसके अकॉर्डिंगली वो चलती रहती है। अब आते हैं सेमी वेरिएबल, जो इस नेचर के होते हैं जिसमें कुछ फिक्स भी हो सकता है और कुछ वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे आप लोग, अब तो सब लोग प्रीपेड मैक्सिमम यूज करते हैं फोन। जो पोस्टपेड फोन होते हैं अगर आप उसमें देखें तो आपका एक रेंट होता है कि एक मंथली रेंट, इवन आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें मिनिमम कुछ फिक्स चार्जेस है कि आप 200 यूनिट चार्ज कीजिए या 5000 यूनिट चार्ज कीजिए, वो उतना फिक्स अमाउंट आपको देना ही देना है आपको, या बिजली बिल्कुल बंद रखिए तब भी देना है। ठीक है, तो एक तो फिक्स हो गए। अब एक हो गए वेरिएबल। अब एक सेमी वेरिएबल क्या है? सेमी वेरिएबल में आता है जो मिक्सचर होता है, थोड़ा सा मिक्सचर ऑफ द बोथ फिक्स एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। इट डज नॉट चेंज अप टू द सेट लेवल, कि भाई इस लेवल तक तो कोई दिक्कत नहीं है, उस लेवल के बाद वो उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे सेल्समैन गेट्स फिक्स सैलरी प्लस कमीशन व्हेन सेल्स बियॉन्ड ए सर्टेन लेवल इज अचीव्ड। जैसे हमने कहा भाई आपको हम 10,000 रुपए देंगे, आप सेल करो या मत करो, और अगर आपने एक महीने में 50 यूनिट से ऊपर बेचना शुरू कर दी तो आपको कुछ कमीशन भी देंगे। तो 50 यूनिट तक तो उसकी सैलरी फिक्स है, लेकिन 50 यूनिट से ऊपर जाके 51 यूनिट जब बेचता है 51 यूनिट से, तो उस पर कुछ कमीशन भी देना पड़ता है। तो ये वेरिएबल टाइप की होगी इसकी सैलरी। समझ में आ गया सेमी वेरिएबल? Yes, sir. तो दोनों का मिक्सचर होता है। इसी तरीके से नेचर वाइज अगर बात करें तो 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं हम। ये आपने पढ़ा है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मुझे लगता है ये मुझे 3 दोबारा बताने की जरूरत है। इनडायरेक्ट जो बेसिकली उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, तो इन तीनों में ये इनडायरेक्ट हो गए। इस तरह से कंट्रोल के लेवल पे भी कर देते हैं हम, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल ओवरहेड्स वो होते हैं जो बेसिकली विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द एक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इसको आप चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप अच्छे एफर्ट्स लगाते हैं। यानी कि आपको डायरेक्ट लेबर का मतलब हो गया यहाँ पर वो लेबर जो जिनका यूनिट से संबंध है, मतलब जिनको जितनी यूनिट प्रोड्यूस करे उतना ही सैलरी हम उनको देते हैं उस टाइप से। जबकि अनकंट्रोलेबल वो होते हैं विच कैन नॉट बी कंट्रोल बाय द एक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, नाउन एज द अनकंट्रोलेबल। लेकिन जैसे रेंट है, अब रेंट आपके हाथ में नहीं है तो जो लैंडलॉर्ड है वो बताएगा कितना देना है। इंश्योरेंस है उनके हाथ में है, कंपनी के, कि वो उसका इंश्योरेंस का कितना प्रीमियम चार्ज करती है। उन्होंने बढ़ा दिया तो आपको देना है, बढ़ा के देना पड़ेगा। और कुछ ऐसी सैलरी होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, जैसे डायरेक्टर की सैलरी है, कई बार आपके मैनेजर की सैलरी होती है, ये आपकी अनकंट्रोलेबल ओवरहेड्स में आ जाते हैं। इतना समझ में आ गया? छोटी सी बातें हैं, ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट था। अब यहां से बात आती है शुरू, जो आपके यहां से बातें न्यूमेरिकल शुरू होंगे, तो यहां से आप जरूर समझिएगा। पिछला एक बार को समझ में नहीं भी आया तो उसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं घर जाके, क्योंकि इसकी आपको वो भेज दी जाएगी पीडीएफ। तो आफ्टर कोडिफिकेशन एंड कलेक्शन, नेक्स्ट स्टेप इज टू डिस्ट्रीब्यूट द ओवरहेड्स टू डिफरेंट कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या है? फैक्ट्री हो सकती है आपकी कॉस्ट सेंटर, ऑफिस हो सकता है कॉस्ट सेंटर, ठीक है, ऑन ए सुटेबल बेसिस। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें 2 स्टेजेस होती हैं, इसको डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड्स भी कहते हैं। इसमें 2 स्टेज होती है। पहली होती है एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, दूसरी होती है अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। 2 स्टेज है, एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। एलोकेशन क्या है? व्हेन ए प्रीसियस अमाउंट ऑफ ओवरहेड इज नोन and a particular cost center have incurred
the overhead. In that case, whole amount of overheads is charged to that cost center. This process is known as allocation. ठीक है? जैसे if a machine is located in department A, then repair cost of machine is charged to only department A. ठीक है? एलोकेशन समझ में आ गया? हाँ जी सर। फिर अपॉर्शनमेंट क्या है, इसको जरूर समझ लीजिएगा। यहां से आप देखिए आपके न्यूमेरिकल आने वाले इसी के बेस पे होंगे इस बार। तो when an overhead expenses cannot be charged fully, when an overhead expenses cannot be charged fully to a particular department because it is incurred for a factory as a whole. अब उस फैक्ट्री में 3 डिपार्टमेंट चल रहे हैं, मान लीजिए ए, बी और सी। तो इन दैट केस expenses are distributed among the number of departments on same equitable basis. This process is known as apportionment. यानी कि रेंट भी आया, रेंट ऑफ फैक्ट्री। ठीक, ये टोटल खर्चा था, फैक्ट्री में डाल दिया आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स में। अब उस फैक्ट्री ओवरहेड्स में आप देखें तो अगर आपका रेंट 10,000 रुपए मान लीजिए, तो 3 डिपार्टमेंट हैं आपके, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, उसी फैक्ट्री में मान लीजिए। ठीक है, तो उन तीनों का रेंट एक ही जगह जा रहा है, एलोकेशन तो ही होगा, लेकिन अपॉर्शनमेंट में जब जाएंगे तो उसको आप अलग अलग चार्ज करेंगे। जब अब वो कैसे करेंगे, किस बेस पे करेंगे, ये हम आगे बेसिस अभी डिस्कस करेंगे कि कुछ खर्चे हम फ्लोर एरिया के अकॉर्डिंगली करते हैं, कुछ खर्चे ऐसे करते हैं। जैसे लाइटिंग है, अब लाइटिंग है, पूरी फैक्ट्री में लाइटिंग चल रही है, तो वो किस बेस पे करेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स के हिसाब से करेंगे, नंबर ऑफ वो कितना, वो क्या होता है, किलोवाट के हिसाब से करेंगे, पावर है तो कैसे करेंगे, ये सब चीजें हैं। तो बिल्डिंग और फैक्ट्री यूज्ड बाय ऑल द डिपार्टमेंट्स, thus rent cannot be charged only to a specific department. It is to be apportioned to different departments on the basis of floor area occupied by the various department. मान लीजिए टोटल फैक्ट्री का 50% एरिया डिपार्टमेंट ए ने ऑक्यूपाई किया हुआ है और डिपार्टमेंट बी और सी ने 25 किया हुआ है। 50% ए ने, बी और सी ने 25। तो टोटल जो भी खर्चा होगा, मान लीजिए 10,000 रुपए खर्चा था, तो अगर हम अपॉर्चमेंट करने जाएंगे तो इसको हम देंगे 5,000 रुपीज चार्ज करें डिपार्टमेंट ए पे, 2,500 डिपार्टमेंट बी पे और 2,500 डिपार्टमेंट सी पे। ये छोटी सी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। एलोकेशन में डील्स विद होल आइटम्स ऑफ ओवरहेड्स, बट अपॉर्चमेंट में डील्स विद प्रोपोर्शन ऑफ आइटम ऑफ ओवरहेड्स, उस प्रोपोर्शन में करते हैं हम। ये दोनों में डिफरेंस है। सॉरी, ये बेसिस है अपॉर्चमेंट का कि हम किस बेसिस पे उसको हम उसका अपॉर्चमेंट पे जाएंगे। पावर, अब इसको आप लिख लीजिए बेशक कहीं एक नोटबुक में। ओके सर। इसको लिख लीजिए, ये काम की चीज है, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर हम आज करने की कोशिश करते हैं तो ये उसमें काम आएगा। अभी पावर हमेशा हॉर्स पावर ऑफ मशीनरी और नंबर ऑफ मशीन आवर्स, इन दोनों में जो भी गिवन हो उसके बेस पे हम इसका अपॉर्चमेंट करते हैं। लाइटिंग, जैसे ये बताया पूरी फैक्ट्री में लाइटिंग चल रही है, तो ये नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स कितने यूज हो रहे हैं किस डिपार्टमेंट में, या फिर फ्लोर एरिया के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये उनकी कैपिटल वैल्यू के अकॉर्डिंगली करना है। जो भी मशीन की कैपिटल वैल्यू होगी, मशीन की होगी, इंश्योरेंस बिल्डिंग का तो बिल्डिंग की जो कैपिटल वैल्यू होगी, ठीक है। स्टॉक का इंश्योरेंस वो भी कैपिटल वैल्यू पे जाएगा। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग समटाइम्स फ्लोर एरिया पे भी की जाती है, ठीक है। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस अगर ऐसे दिया हुआ तो ये फ्लोर एरिया के बेस पे भी की जाती है। अगला था जी हमारा ग्रुप इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस समझते क्या होता है? कई बार कंपनी के ना सभी एम्प्लॉयज का एक इंश्योरेंस करा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रुप इंश्योरेंस। कैंटीन एक्सपेंसेस, पूरे एम्प्लॉयज के लिए कैंटीन लगा दी जाती है। ईएसआई कंट्रीब्यूशन, एक उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाती है।
वेलफेयर एक्सपेंसेस, फ्रिंज बेनिफिट्स एंड सुपरविजन, ये भी फैसिलिटीज दी जाती है। तो इसको जब हमें अपॉर्चमेंट करना है तो ये करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और वेजेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। किसी बेस पे कर सकते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय गिवन उस पर कर सकते हैं, या वेजेस के अकॉर्डिंगली भी हम कर सकते हैं कि उनका कितना कितना वेजेस है उसके बेस पे भी कर सकते हैं। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी एंड ओवर टाइम वेजेस उसके डायरेक्ट लेबर आवर्स के अकॉर्डिंगली करते हैं। डिलीवरी एक्सपेंसेस वैल्यू, उसकी क्या वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग डिलीवरी चार्जेस लगता है। आपको पता होगा, आपने कोरियर कराते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कई बार उसके वेट के अकॉर्डिंगली वो चार्ज करते हैं, ठीक है। तो वैल्यू या वेट जो भी गिवन हो उसके अकॉर्डिंगली डिलीवरी एक्सपेंसेस लग जाते हैं। स्टोर ओवरहेड्स की जहां तक बात है वो आप अपॉर्चमेंट करेंगे नंबर ऑफ रिक्वेशन और वैल्यू ऑफ मटेरियल। अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ। यस सर। Yes, sir. हो ठीक गया है, सर। अब ये छोटा सा इलस्ट्रेशन है, इसको नोट कीजिए। एक उसमें तीन डिपार्टमेंट है, तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक सर्विस डिपार्टमेंट है। PQR प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और टी जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट है XYZ लिमिटेड कंपनी में। इसमें कुछ खर्चे गिवन है आपको, रेंट एंड रेट्स गिवन है, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट्स गिवन है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट्स गिवन है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस गिवन है, सुपरविजन गिवन है, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक गिवन है, पावर कंजप्शन गिवन है और लाइटिंग एंड हीटिंग गिवन है। ये नोट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, थोड़ी सी समय थोड़ा कम है, थोड़ा जल्दी से नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। Yes, sir. Done. डन। अब ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है जो हमें चाहिए होगी बेसिस करने के लिए। एरिया PQR कितना कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्क्वायर मीटर में गिवन है, टी का। नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है, टोटल वेजेस गिवन है, प्लांट वैल्यू गिवन है, स्टॉक वैल्यू गिवन है, HP प्लांट, हाउस पावर ऑफ प्लांट भी गिवन है। इसको नोट कीजिए जरा। हो गया नोट, तो मैं चलूं? सर एक सेकंड। जी जी। Yes, sir. मैं एक्सेल शीट खोल लूं अब? हाँ जी, सर sir. हाँ, 1 मिनट रुक जाता है, कोई बात यस सर। डन। नहीं। अब हम आते हैं एक्सेल शीट पे।
देखिए इस टाइप से एक्सेल शीट बनेगी आपकी। मैंने कुछ थोड़ा सा करके रख लिया था पहले से ही कि ऊपर लिखेंगे हम ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। एक एक्सिस एक में हम बना लेंगे, एक आइटम्स का कॉलम बना लेंगे, एक बेसिस, टोटल अमाउंट जो गिवन होगा हमको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस। तो पहले मुझे जो टोटल अमाउंट होता है रेंटल रेट्स कितना था? 2000 2000 पहले लिख ही लेते ना। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट 1200. 1200 सॉरी 1200 सर 1200 Sir, 12. 1200। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, Yes, sir. 900 900. स्टाफ वेलफेयर 300 300. और उसके बाद सुपरविजन, 3000 इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक 1000 1000, पावर कंजप्शन 1800 300 1800 1800 लाइटिंग एंड हीटिंग 2400 240. 2400। ठीक है, अब हमें करना कुछ Sir, नहीं it's है। 240. 240 ओनली, अच्छा Yes, sir. ओके। तो इन सबका टोटल भी कर ही लेते हैं ना। ये टोटल सम है, ठीक है जी। अब इसको हमें डिपार्टमेंट पी में कितना खर्चा है, क्यू में कितना खर्चा हो रहा है, आर में कितना हो रहा है, टी में कितना हो रहा है, उस पर डिवाइड करना है, ठीक है जी। Okay, रेंट sir. एंड रेट्स किस बेसिस पे करेंगे हम? अभी आपको मैंने जो स्लाइड दिखाई थी उसमें सर एरिया कंज्यूम्ड एरिया एरिया, ठीक है, इन स्क्वायर Yes. मीटर। तो अगर आप देखें तो टोटल एरिया कितना है? सर आपने पी का नोट किया 3000 होगा। पी का टोटल बता 3000 है, पी का 3000 है, Sir, क्यू का total टोटल बता दीजिए ना 7000 मुझे। 8. Sir, 7000 total टोटल 8000. 7000 है, ठीक है। तो Sir, एक चीज समझिएगा, 8000 है. 8000 है 8 है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ टोटल एरिया 8000 की वैल्यू के लिए हम 2000 रुपीज पे कर रहे हैं, ठीक। तो अगर मुझे इसका निकालना है तो इसका पहले मैं क्या कर दूंगा, इज इक्वल्स टू 3000 डिवाइडेड 2000 बाय सर डिवाइड Sir, 3000 है 3000. 8000 3000 और मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना एरिया ऑक्युपाइड किया हुआ उसने? 3000 सर 3000. 3000, ठीक है। सर ये आ गया इसका? हाँ जी। Sir, ये आपने कुछ गलत नहीं किया. यस क्यों? सर 2000 नहीं आना था 3000 आना था उसका कहाँ पे? सर Sir, 3000 उसने डिवाइडेड बाय 800 एरिया पी कितना ऑक्युपाई किया हुआ उसने? सर 3000 सर एरिया उसने 3000 किया, टोटल एरिया 8000 और ठीक है, प्राइस दे रखे हैं 2000. तो ठीक तो क्या फिर मैंने? सर सर तो आपने 2000 मल्टीप्लाई बाय 3000 डिवाइडेड बाय 8000 होना चाहिए था. क्या करना चाहिए? 2000 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय हम्म 2000 मल्टीप्लाई बाय 3000 डिवाइडेड बाय 8000. अच्छा, मैंने अगर उसको उल्टा कर दिया तो आंसर तो सेम ही आएगा। नो सर. देख लो, सर 2000 डिवाइडेड बाय 8000 कैसे इक्वल हो सकता है 3000 डिवाइडेड बाय 8000 के? मैं 3000 डिवाइड बाय 8000 कहाँ किया है? 3000 सर डिवाइड बाय आपने 8000, एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो। ये 2000 जो है, ठीक है, यस सर एक बार समझने दे पहले बात को। डिवाइड बाय 8000 में क्यों कर रहा हूं? जिससे मुझे 1 स्क्वायर मीटर का रेट आ जाए, ठीक है जी। पर स्क्वायर मीटर का रेट आ गया। ओके सर. फिर पर स्क्वायर मीटर का जो रेट आया उसको मैंने मल्टीप्लाइड कर दिया, जितना एरिया उसने रिकवर किया। उसने किसी 2000 किया है तो उसको 2000 से कर दिया, किसी ने 3000 किया है तो उसको 3000 से कर दूंगा। अब जैसे ए ने कितना एरिया ऑक्युपाई किया हुआ है? 3000. 3000, तो 750 आ गया ना आंसर। तो मैंने ओके ये यस सर. सर मैंने फार्मूला ये तो लगाया है। सर दोनों मेथड ठीक है. हाँ ठीक है। अब क्यू का क्या हो जाएगा? ओके सर.
अगर मैं इसी को यहाँ पे ऐसे करूँ तो फार्मूला कॉपी हो जाता है ना? यस नहीं, सर। एरिया डालना पड़ेगा, सर बट हाँ एरिया सर। चेंज करना होगा। अब यहाँ पर एरिया इसका कितना बताइए? सर क्यूब, 2200। क्यूब ने एरिया कितना ऑक्यूपाई किया हो? 2000 सर स्क्वायर फीट, 2200। 2200, बाई 2200, ठीक है। तो इसका ये आ गया फिगर। यस आर ने यस कितना एरिया सर। ऑक्यूपाई किया हुआ है? 1800। 1800, ये लीजिए 1800। एंड टी ने टी ने 1000। 1000। 1000। क्या हुआ? क्या हुआ ये? अच्छा, मैंने गड़बड़ कर दिया क्या? इसका एरिया कितना था? आर का दोबारा बताना, आर के में कुछ गलती हो गई। 1800 सर। 1800, 1800। इसका एरिया 1000 था ना? यस सर। यस सर। ये आ जाएगा जी वैल्यू, ठीक है। ये समझ में आ गया ना? ये पर Yes, स्क्वायर फुट की मैंने वैल्यू ले ली, उसके हिसाब से जितना जितना एरिया था वो खुद से करते गए हम, ठीक है। यस यस सर। अब इंश्योरेंस ऑफ प्लांट किस बेस पे करेंगे, किस बेस पे? सर वैल्यू दे रखे, मतलब रुपीज में दे रखे। जो उसकी कैपिटल वैल्यू है ना, गिवन है यस कैपिटल सर। वैल्यू। यस यस सर। सर पी के 48,000। की 48,000 है, ठीक है। और दूसरे की? 36,000। 36,000। उसके बाद? 24,000। 24,000। उसके बाद? 12,000। 12,000। तो टोटल कर लीजिए कितना आ रहा है इन चारों का? 1,20,000। 1,20,000। हाँ, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर? 1200 डिवाइड बाय 1,20,000 करूंगा, ठीक है जी। यस सर। ये वैल्यू आ गई अब 0.01। अब मैंने क्या करना है? यस सर। 0.01। अब यहां पर बताते रहिए उसकी वैल्यू क्या है आपकी? 0.01। एक बार रुक जाओ, क्या बोलेंगे हम? सर इज इक्वल टू इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाइड बाय, अब बता दे रहे क्या क्या वैल्यू आ रही है उसकी? 48,000। 48,000। 48,000 था, यस यस सर। सर। सॉरी 1000 नहीं लगाया मैंने, ठीक है जी। दूसरे की बताइए। यस यस सर। 36,000। 36,000। नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए। 24। 24,000। 26,000 ना? 24 सर 24,000। 24। 24 है। यस यस सर। सर। सर नेक्स्ट की है 12,000। नेक्स्ट की 12,000। ये देख लीजिए। अब एक चीज ध्यान कर लेना, ये भी कैलकुलेट कर लेना कि ये सारी जो चारों फिगर हैं इसके इक्वलेंट आनी चाहिए। तो इसको मैं अभी यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ, इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ये अमाउंट आ रहा है ना, ये भी हमें साथ साथ हमारा वो वेरीफाई होता रहेगा ना, ठीक है जी। चलिए अगला यस बताइए। डेप्रिसिएशन किसके बेस पे करेंगे? 900। नहीं, पहले तो बेसिस बताइए। स्टॉक वैल्यू नहीं एच। सर प्लांट सर डेप्ट। वैल्यू पे होगा सर। कैपिटल वैल्यू जो भी उसकी होगी ना, मशीन की वैल्यू। सर तो वो प्लांट वैल्यू ही गिवन है। हाँ, प्लांट वैल्यू गिवन है ना, तो बस फिर सर प्लांट तो वैल्यू इसका यूज तो हमने ऊपर भी कर लिया। इसका। हाँ, तो सेम सर वही प्लांट वैल्यू का। सेम फॉर्मूला लगेगा फिर इसमें भी, बस ओके सर। बेसिस वही रहेगा, लेकिन इसका वो करना पड़ेगा हमें, पर स्क्वायर फीट निकालना पड़ेगा। ये हो गया ना 900, सॉरी डिवाइडेड बाय 1,20,000। 900 डिवाइडेड बाय 1,20,000।
ये आगे 0.075, अब यहाँ पर लगाते रहिए आप, इज इक्वल्स टू दिस, और बताइए मल्टीप्लाई बाय 48,000 48,000 48,000, ये आ गया। yes उसके बाद इज इक्वल्स टू दिस अमाउंट 36,000 36, 36,000 yes sir 36 उसके बाद इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 24,000 24,000 multiplied by 24,000 और is equals to this multiplied by multiplied by 12,000 12. 12,000 ठीक है जी, yes yes sir sir इस तरीके से इसका होगा सॉल्यूशन। आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को आप, क्योंकि 2 मिनट रह गए, मुझे क्लास दूसरी लेनी होगी अभी, ठीक है? okay sir तो क्वेश्चन कीजिएगा, बाकी इसको रिमेनिंग पार्ट को मैं कल करा दूंगा, तो कोशिश कीजिए हो जाएगा आसानी से। अभी समझ में आ गया ना वो करना क्या है इसमें? yes sir सर यस सर हाँ। एक डाउट है मेरा, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस का बताना, उससे किससे करेंगे फिर? स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस पीछे में बताया था पीपीटी में, शायद नंबर ऑफ वर्कर्स के अकॉर्डिंगली करेंगे। ठीक है सर, हो जाएगा। yes sir number of workers given है नंबर ऑफ वर्कर गिवन है ना, इसके बेस पे कर देना आप, ठीक है? ठीक है सर, हो जाएगा। अभी मैंने लिखा भी था यहाँ पर कहीं, ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर होगा। देखो जो स्टाफ के जो भी रिलेटेड है ना, वेलफेयर एक्सपेंसेस, फ्रिंज बेनिफिट्स, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या वेजेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। दिख पा रही है वाली, दिख रही है ना वाली? yes sir यस सर, यस सर, तो इसके बेस पे करना है, ठीक है? ओके सर। okay sir स्टॉप शेयरिंग कर दूं और शीट देखता हूँ, जनरेट हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो फिर जैसे आप करते हैं। नहीं हो रहा, पता नहीं कुछ दिन से दिक्कत है। प्लीज भेज दीजिए, कोई भी बच्चा सर कौन मैं भेज, sir मैं सेंड कर रही हूँ ठीक है बेटा, कोई भी एक कर दो मुझे, ठीक है? विनीत तुम कर रहे हो मैं करूँ विनीत आप भेज रहे हो या पलक भेजे, बताइए? तुम भेज दो बालक। ठीक है मेरे ना लैपटॉप में जो स्क्रीन लेते हैं ना, प्रिंट स्क्रीन करते हैं, वो शायद बट इसका काम नहीं done कर रहा। sir ठीक है बेटा, थैंक यू। कल डिस्कस कर लेंगे इस बच्चे को सारे क्वेश्चन को, ठीक है? okay sir Yes. thank you बेटा बाय। बाय सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.